और चलिए, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, सेकंड स्ट्रेन है, उस बीच में हमने केस भी आपको बताया कि ब्लैक फंगस की वजह से एक मरीज को पीजीआई रेफर किया गया है। लेकिन उसी बीच में एक आंदोलन भी चल रहा था और उस आंदोलन को अगर आप देखें और किस तरीके से अब यहां पर फिर से जहां एक लड़ाई कोरोना से सब लोग लड़ रहे हैं, इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं और सरकार अपना प्रयास कर रही, वहां कृषि कानून को लेकर और फिर उसके बीच में आंदोलन को लेकर अभी एक बार फिर से तनातनी और जो कुछ वाकया घटित हुआ और उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसान जवान सामने क्यों है, ऐसी परिस्थिति क्यों है और एक अस्पताल को निशाना बनाने की कवायद क्यों की गई। हमारे साथ खुद इस वक्त ओपी धनखड़ साहब जुड़ चुके हैं। ओपी धनखड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार। धनखड़ साहब, पहला केस ब्लैक फंगस का भी आ गया है, हमने इसकी जानकारी अपने दर्शकों को दी और कोरोना से लड़ाई भी हरियाणा सरकार ने बड़े बेहतरीन प्रयास किए, जिस तरीके से एक मोबाइल वैन या बसेस बनाकर और उसको अस्पताल के साथ साथ गांव-गांव तक पहुंचाने की हर जिले को एक कवायद की गई है, देने का प्रयास किया गया। उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की कोशिश की जा रही है। कोरोना को लेकर इस वक्त हरियाणा की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले कुछ दिन तक हम काफ़ी दबाव में थे जी, और एकदम जब महामारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी तो बेड चाहिए थे, ऑक्सीजन बेड चाहिए थे, वेंटिलेटर चाहिए थे, बहुत व्यवस्थाएं ओवरफल्डेड हुई और दिल्ली से भी बहुत पेशेंट हमारे यहाँ गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रोहतक में, सोनीपत में आया, जिसके कारण हमारे सारे सिस्टम पर, सारी व्यवस्थाओं पर बहुत दबाव आया जी। लेकिन अब दोनों चीज़ों में मैं कह सकता हूं कि कल 1500 से अधिक बेड गुड़गांव में 2 स्थानों पर, पानीपत में 2 स्थानों पर, एक हिसार में 1500 अधिक से भी अधिक ऑक्सीजन बेड की अतिरिक्त व्यवस्था के साथ, और बाकी सब हॉस्पिटल्स में भी जब ऑक्सीजन की पहले हमको 160 टन मिल रही थी और अब हमको उसमें से अधिक जो है ऑक्सीजन उससे मिलने लगी है 282 के आसपास, तो उसके कारण से हम थोड़े कंफर्ट जोन में उसके कारण से आए हैं जी। और अब ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी और उसके साथ साथ सामान्य आइसोलेशन सेंटर भी वो बढ़े हैं। लेकिन इसमें से 2 चिंताएं भी बढ़ी हैं अतुल जी। एक चिंता बड़ी है जिसकी चिंता आपने अभी की कि एक ब्लैक फंगस इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में वो उत्पन्न होने लगी है, उसके रोगी मिलने लगे हैं। ये एक नई चिंता है जिसकी दवा महंगी भी है और पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध भी नहीं है। उसकी दवा हमने मांगी है और जिसके कारण से हम लोगों को उपलब्ध करा सकें। दूसरी जो बड़ी है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ा है और इसके कारण से वहाँ भी आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं और वहाँ कैसे सब सुविधाएं पहुँचाकर सभी ग्रामीणों को उस प्रकार से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें पहले शहरों में उपलब्ध कराई अब वहाँ भी उपलब्ध करा सकें, तो उस नाते से बड़ी तेज़ी के साथ सरकार इस काम में लगी है। संगठन के नाते भी हमने कुछ काम किए हैं अतुल जी। एक तो हमने हमारे बहुत सारे जो CHC हैं या PSC हैं उनके साथ कैटरिंग नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएँ नहीं हैं, तो हमने अपने सारी CHC और PSC के साथ सेवा रसोई के नाम से, और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अगर हैं जहां कैटरिंग नहीं है या कोई व्यक्ति के घर के सब लोग बीमार हो गए हैं और उनको भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसे सब के लिए पूरे प्रदेश में भोजन की व्यवस्था शुरू की है सेवा रसोई के नाम से जी। हम खुद जाकर उससे जुड़े हैं, नंबर भी जो है फैलाए हैं और जाकर भी ऑर्डर ले रहे हैं कार्यकर्ता। दूसरा एक अच्छा काम हमारी युवा मोर्चा की टीम ने किया है जी। प्लाज्मा डोनेशन। अभी तक जो है ये 328 लोगों को प्लाज्मा दे चुके हैं जी। और लगभग 1580-82 लोगों की सूची है जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए इनके लिए तैयार हैं। एक बड़ा काम हमारी यूथ विंग ने किया है। इसी तरह से खरीद के समय हमारे किसान मोर्चा ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं और उसके साथ साथ एक हेल्पलाइन हम सब जगह चला रहे हैं कि जहाँ भी जिसकी जैसी ज़रूरत है, कहीं ऑक्सीजन बेड चाहिए, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, किसी को जो भी दवा चाहिए, वो दवा मिलने में, हम बेड मिलने में कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, इस काम में लगे हैं।
एक नहीं, काम में बहुत और बहुत जोर से बहुत लगे अच्छी हैं बात आपने कही कि धनखड़ ऑक्सीजन साहब, जैसा आप कंसंट्रेटर, कह रहे हैं, क्योंकि वो देखिए हमने सरकार दुनिया भर अपना के काम लोगों को- करती है, आप पर अब पार्टी की भी जिम्मेदारी है, और वो पार्टी स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी पैरेलली अपना काम करते हैं। अलग अलग पार्टियों का अपना एक रोल होता है, और आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसमें आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लगे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा और आप भी कह रहे हैं कि एक तरफ कोरोना की इस भयानक लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, थर्ड फेज एक फिर से आ सकती है, उसकी तैयारी के लिए ये प्रदेश लगा है, पूरा देश लगा है। उस बीच में एक फंगस आता है और इतना खतरनाक है, कोरोना से कहीं ज्यादा उसकी स्थिति भयावह दिखती है। उसके साथ साथ एक और तरीके की लड़ाई चल रही है। जो घटित हुआ, किसान जवान फिर से सामने आ गए और ये समझने को तैयार नहीं, और वो कौन लोग हैं जो कि अस्पताल को निशाना बनाना चाह रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो कि ट्रैक्टर उस जवान पर, अपने भाई पर ही चढ़ाना चाह रहे हैं, और उसमें फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, दरअसल पुलिस ने ऐसा गड़बड़ कर दिया। देखिए अतुल जी, मैं तो इस आंदोलन में बहुत सारी विचित्रताएं हैं। और पहली विचित्रता ये है कि तो पंजाब में कहा गया कि हम इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे, फिर भी वहाँ आंदोलन हुआ। दूसरी विचित्रता यह है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, फिर भी आंदोलन जारी है कि हम तो आंदोलन करेंगे। तीसरी विचित्रता यह है कि जैसी इसकी चर्चा आपने की कि एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी गए, 500 बेड का ऑक्सीजन का युक्त हॉस्पिटल वहाँ पर बना है टेम्परेरी। और मैं और आप इस दोनों इस बात के साक्षी हैं, पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, जब से इस महामारी का प्रकोप चला है, एक एक सिलेंडर के लिए हम लोगों ने आधी आधी रात बिताई है। बिल्कुल पीछे लगे हैं, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस पेशेंट तक पहुँचेगा। हमने देश के साथ लड़ाई लड़ी है कि हमारा हिस्सा मिले। कहीं रुड़की फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ से हमारे हिस्सा मिल जाए, कहीं हम दूसरी जगह फ़ोन कर रहे हैं वहाँ से हमारा हिस्सा मिल जाए, कहीं एयरलिफ्ट हो रही है ऑक्सीजन, कहीं ट्रेन से लाई जा रही है ऑक्सीजन। जब एक एक सिलेंडर की लड़ाई लड़ रही थी, एक एक, उस समय कोई 50 ऑक्सीजन बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, आपको उस समय आंदोलन करना चाहिए क्या? किसी चीज़ पर तो आप रुकेंगे, कहीं तो आप ठहरेंगे। आंदोलन करने के बहुत मौके हो सकते हैं, आंदोलन करने की बहुत जगह हो सकती हैं। जब एक एक जान बचाने की मशक्कत चल रही है, एक एक परिवार का आदमी जो है, एक एक परिवार में सब लोग जहां कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से हमको ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, और उस समय आंदोलन का औचित्य, इसको कोई भी सही नहीं मानेगा। ये आंदोलनकारियों का, जो भी इसमें आंदोलन करता है, जो इसके निर्णय लेने वाले हैं, जरूर उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आंदोलन करने के बहुत मौके हैं, लेकिन आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो जीवन रक्षा की लड़ाई लड़ी जा रही है, इस महामारी से बचने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई भी माफ़ कर पाएगा कि ऐसे मौके पर आंदोलन खड़ा करना, पुलिस से टकराव मोल लेना, मुख्यमंत्री आए थे उनके जाने के बाद टकराव मोल लेना, इसको सिवाय एरोगेंसी के, सिवाय एक प्रकार की हेकड़ी के और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जिसका कोई भी औचित्य ठीक नहीं ठहरा सकता। और कोई भी व्यक्ति इसके फेवर में अगर बयान करता है, ट्वीट करता है, तो वो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। समय उसको माफ नहीं करेगा, जमाना उसको माफ नहीं करेगा। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये ऐसा वक्त है जब देश साथ खड़ा हुआ करता होती रहेगी, लेकिन ये ऐसा वक्त है जब पूरा प्रदेश साथ खड़ा हुआ करता है। जब जीवन ही नहीं होगा तो फिर आप राजनीति कहां करेंगे? लेकिन धनखड़ साहब, सवाल इस बात का है, जब आप भी कह रहे हैं, तमाम वो लोग कह रहे हैं, और इस बार गांव तक की बीमारी पहुंच गई, वहां पर ये लोग अभी भी डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए आंदोलन ही प्रमुख है। भाई आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन का ये कौन सा तरीका है? एक पत्रकार के तौर पर भी मैं सवाल को लूं, अगर लॉजिकली हम देखें, एक कृषि कानून आता है, फिर उसके बाद उस पर आंदोलन होता है, उसमें कई तरह की घटनाएं हमने पिछले दिनों देखी, और फिर मामला जब कोर्ट में जाता है और वहां से स्टे है, तो आखिर इनकी जिद क्या है? और इस अस्पताल को टारगेट करके ये कौन सी किसान की और किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? क्या वो जवान किसान के बेटे नहीं है जो वहां पर इन आंदोलनकारियों से बातचीत कर रहे थे और उन पर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा था? ये एक पहलू है। दूसरा, ये आरोप लग रहा है कि नहीं, पुलिस ने उन्हें उकसा दिया। सच्चाई क्या है? देखिए, वो तो पूरी वीडियो सबके सामने आई हुई है। पुलिस का संयम भी कितना था वो भी सबके सामने आया हुआ है। खुद किसान नेताओं के बयान आए हुए हैं कि हमारे किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, उनकी बाइट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आपने भी दिखाई होंगी। कुल मिला के इस समय, इस मौके पर क्या ये निर्णय उचित था? क्या अस्पताल के उद्घाटन का विरोध करना चाहिए था? सबसे बड़ा सवाल यही है। अस्पताल का उद्घाटन हो गया, सीएम चले गए, फिर पुलिस से टकराव क्या उचित था? क्या ट्रैक्टर इस प्रकार से चढ़ाना उचित था? ये जो जिस प्रकार की स्थितियां जो बनाई जा रही हैं, ये स्थितियां, वो भी इस महामारी के समय में,
मैं कहूँगा पूरा प्रदेश देख रहा है। कई बार लोग अभिव्यक्ति नहीं देते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति ना देते हुए वो सारी बातों को देख रहे होती हैं कि ये किस दिशा में चीज़ें जा रही हैं, और जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं कोई इनका समर्थन नहीं कर सकता, कोई इनको जायज़ नहीं ठहरा सकता। कोई जायज़ ठहराने की कोशिश भी करता है तो समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। जब एक एक आदमी की जान बचाने के लिए रोजाना आपके आसपास के लोग जा रहे हैं, लोग वेंटिलेटर्स पर हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा 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 जब उसका कोई अपना मरता है तो मर रहा है, वो अंदर से टूटे हुए हैं लोग। और ऐसे समय में आंदोलन की हेकड़ी कि हम तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए वो कहा ना कि बहुत मौके होंगे आपको राजनीति करने के, बहुत मौके मिलेंगे आपको आंदोलन करने के, लेकिन ऐसे समय में आंदोलन का कोई औचित्य किसी को भी समझ में नहीं आता है। और वो भी अस्पताल जब उद्घाटन हो रहा है, ऑक्सीजन का अस्पताल उद्घाटन हो रहा है, जब एक एक सिलेंडर लोग सिर पे उठाए। मुझे घटना वो मीडिया में इतनी चली है कि 1400 किलोमीटर से कोई आदमी अपने दोस्त के लिए सिलेंडर लेकर पहुंचा, और यहाँ वही ऑक्सीजन के सिलेंडर रख के अस्पताल बनाया जा रहा है। हम तो विरोध करेंगे साहब। धनखड़ साहब, क्या लगता है, क्या इनपुट्स अभी तक आए हैं पार्टी स्तर पर, सरकार के स्तर पर? क्या अस्पताल को टारगेट करना यहां पर मकसद था क्या? नहीं, चाहे उसके उद्घाटन को टारगेट करना मकसद था, लेकिन क्या किसी अच्छे लक्ष्य के लिए कोई काम करने के लिए आ रहा है, क्या उस समय उस पर करना चाहिए? क्या आप कौन से काम के लिए आ रहे हो? आप लोगों की जान बचाने के लिए आ रहे हो? आप अस्पताल देने आ रहे हो? हिसार के लोगों को अस्पताल देने आ रहे हो? आप हिसार के लोगों को बचाने के लिए आप आ रहे हो, उनकी सांसें बचाने के लिए आ रहे हो। इस समय भी हम तो आपका विरोध करेंगे साहब, कमाल की बात है। लोग व्यवस्थाएं देते हैं, लोग साधन देते हैं, लोग कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि ऐसा सब हमारा हो तो उसकी रिकॉग्निशन बने। लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री वहां हो। कल मैं था गुड़गांव के अस्पताल के एक उद्घाटन के समय में, इसलिए जाते हैं मुख्यमंत्री की। लोगों की अपेक्षा होती है कि मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हों, तो उनको भी एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हमारे काम को सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है। और ऐसे समय में सरकार के मुखिया का विरोध करना, मुझे अनेक मौके याद हैं। जब इंदिरा गांधी बांग्लादेश लड़ रही थी, अटल जी ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। जब नरसिंह राव ने अटल जी को बुलाया, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, जहां जाना है वहां जाएंगे। दुनिया भर में भारत का डंका बजाया। जब महामारी होती है, जब आपदा होती है, तो प्रतिपक्ष भी साथ खड़ा होता है। पूरे देश में सब लोग साथ मिलकर खड़े होते हैं। वाकई दुर्भाग्य है और देश का दुर्भाग्य है। जैसा मैं व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के तौर पर यह जरूर कहता हूं कि आपकी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन वो तो तब होगा ना जब इंसान होगा। जब इंसान ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या आप स्थिति को देखते हैं। लेकिन शायद राजनीति अब उस स्तर पर जा चुकी है, उसको समझने को कोई तैयार नहीं। यहां पर एक तरफ किसान है, किसान के नेता हैं, और उस बीच में एक विपक्ष भी है। विपक्ष की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस ने रोल निभाया, उसको लेकर क्रूरतम एक तरीके की व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। कहा गया कि यह क्रूरता है। क्या यहां पर वाकई जो कोरोना की क्रूरता है उसको कोई नहीं समझ रहा? देखिए, इससे भयंकर कोई क्रूरता हो नहीं सकती। जो कोरोना की पीड़ा से हमारे रोजाना जो है 150 से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कितने अपने उलझे हुए हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं, हम सब उस पीड़ा से आहत हैं। ऐसे समय में कोई आंदोलन मैं जबरन करूंगा, मैं टकराऊंगा ही टकराऊंगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? और उसके बावजूद बहुत सारे हमारे कांग्रेस के मित्र उसको जस्टिफाई करने के लिए ट्वीट करते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता नहीं कि ये इस समय इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार के दुनिया भर के भ्रम फैलाना कि टावर से हो रहा है, कई जगह गांव में यही भ्रम फैला दिया, एक टावर को आग लगवा दी। अरे टावर तो पूरी दुनिया में, देश भर में है, टावर से हो रहा है तो इतने साइंटिस्ट, इतने साइंसदान सब बैठे हुए हैं, ऐसे वीडियो चलाए जाते हैं कि आप बताइए साहब। ये केवल और केवल भ्रम के आधार पर चीज़ों को चलाने का प्रयास करना। अनेक प्रकार की ऐसी चीजें की जा रही हैं। 21वीं सदी में भी 2022-21 का साल चल रहा है और 21वीं सदी चल रही है, और फिर भी इस प्रकार की स्थितियां जो है वो बताई जा रही हैं। कई बार हैरानी होती है कि किस दिशा में ले जाना चाहते हैं लोगों को। धनखड़ साहब, टिकैत और चढ़ूनी बात करते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें निकल कर आती हैं, और उसके बीच में इस तरीके का रवैया, आंदोलन हो सकता है, आंदोलन होना चाहिए, वो अधिकार भी है लोकतंत्र में, लेकिन उसी संविधान में उसका एक मर्यादा तरीके से आंदोलन हो, इसकी व्याख्या भी की गई है। उस संविधान का आधा हिस्सा ही क्यों बताया जाता है और क्यों ये लोग पढ़ते हैं? और यहां पर ये जो नेता हैं, इनका ये व्यवहार किस तरीके से, और इस पर सरकार का लाइन ऑफ एक्शन अब क्या हो सकता है?
देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हो, ये चुनाव लड़े हुए हैं, इनके वोट भी हमने आपने देखे हुए हैं। अभी फिर चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश के हैं वो वहाँ पे चुनाव लड़ लें, और अभी पंजाब का चुनाव आ रहा है, ये जितने जत्थेबंदियों के लोग हैं वहाँ पे चुनाव लड़ लें, क्योंकि बदलाव होते हैं या तो कुछ बदलाव करने के लिए कानूनों में। कानून का तो मैंने पहले ही बता दिया, स्टे है, कानून वाला तो विषय ही नहीं है, आंदोलन के लिए आंदोलन है। जब सरकार ने भी कह दिया था हम 1.5 साल रुक जाते हैं, आप जो कहते हैं वो सारे बदलाव मान लेते हैं, उसके बाद भी हम तो नहीं हटेंगे साहब। इस प्रकार की बात के साथ बैठे रहने का अर्थ क्या है? आंदोलन जहां खड़े किए जाते हैं वो वापस भी ले जाते हैं। और अगर आंदोलन आपका पॉलिटिकल चेंज के लिए, तो आ रहा है ना चुनाव, आप जाके सारे लड़िए, आप बताइए आप कितने काम के हैं लोगों को, लोग आपको देखेंगे, पंजाब में ही देख लेंगे। 40 के 40 जत्थेबंदियों के मुखियाओं को पंजाब का चुनाव लड़ना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। एक एक जत्थेबंदे को विधायक बनना चाहिए, वहाँ विधानसभा में आना चाहिए। और अभी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आ रहा है, बहुत दूर नहीं है। ऐसे पॉलिटिकल बदलाव के आकांक्षी हैं तो वह मैदान में उतरे, और उतर कर फिर जिम्मेवारियां संभालें अगर लोग देते हैं तो, क्योंकि पहले ये लोग अजमाए हुए लोगों ने, लोग जानते हैं इनको अच्छी तरह से। धनखड़ साहब, चाहे जो भी हो, चूंकि जब सत्ता में जो होता है तो एक मर्यादा है, एक सिस्टम है, देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है। कोई समस्या होती है तो समाधान निकालना उसके लिए ही जरूरी होता है। आप खुद कैसे देखते हैं, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं राजनीति के, कैसे देखते हैं कि इसमें कहां समाधान निकल पाएगा जब इस आपदा में भी कुछ इस तरीके की? मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल एक रूप में ये मानता हूं कि सत्ता पहल करती है, सत्ता अग्रणी होती है, सत्ता को आगे रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जब बड़ा विषय आता है तो संपूर्ण समाज साथ चलता है, संपूर्ण समाज लड़ता है, संपूर्ण राष्ट्र खड़ा हो जाता है। ये दुनिया के इतिहास में बहुत बार हुआ है। जब सत्ताएं तक चीज़ें चल पाती हैं तो सत्ता चलाती है, जब सत्ता पीछे रह जाती है पूरा करने में, चीज़ें बड़ी हो जाती हैं तो संपूर्ण समाज खड़ा होता है। संपूर्ण समाज के खड़े होने की अनेक कथाएं हैं, प्रतिपक्ष के लोकतंत्र में साथ खड़े होने की अनेक कथाएं हैं कि सारा देश इस समय एक है। ये बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। इतनी बड़ी महामारी में हम खड़े हैं तो सरकार आगे, सरकार चले, सरकार के साथ संपूर्ण राष्ट्र खड़ा होता है। पहले भी खड़ा हुआ, पहले दौर में भी खड़ा हुआ, दूसरे दौर में भी बहुत बड़ी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं। आज लोग अपनी जगह दे रहे हैं, अस्पताल दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। एक छोटा तबका है, एक प्रतिपक्ष है देश का जो राजनीति से बाज नहीं आ रहा। संपूर्ण समाज नहीं तो पहल करके आगे बढ़ रहा है, अपने दरवाजे खोल रहा है हर चीज के लिए कि ले लीजिए मेरे से ये चीज ले लीजिए, मैं करने को तैयार हूं। लोगों ने सारे गैस के निर्माण की बजाय ऑक्सीजन का निर्माण शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खोल दी कि हॉस्पिटल्स बना लीजिए। तो संपूर्ण समाज खड़ा होता है तभी हम जो है इस प्रकार की बड़ी चीज कोई आपदा आती है तो उससे निपट पाते हैं। और मैं आभारी हूं ऐसे सब लोगों का जो समाज संपूर्ण खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे लोगों के कारण से पीड़ा है जो अभी भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से बाज नहीं आते। राजनीति के समय होती है जब इस प्रकार की आपदा हो तो ये सबके लिए सेवा का समय है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करने का समय है, छोटी राजनीतियों का समय नहीं है। और अस्पताल जैसी उद्घाटन का विरोध तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई इसको सही नहीं मानेगा, सही नहीं ठहरा पाएगा, कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और अगर जस्टिफाई करने की कोशिश भी करेगा तो लोग मानेंगे कि ये व्यक्ति कहां खड़ा है। नेता थे, उनकी वार्ता थी, और फिर विपक्ष के जो तमाम पार्टियां हैं उनके अपने आरोप थे। आपने कहा कि ये पॉलिटिकल ही एक तरीके से अप्रोच दिखाई देती है। अगर पॉलिटिकल अप्रोच ये है और लगातार हो रही है और इस तरीके से हिंसक तरीके के रवैया दिखाया जा रहा, तो इसमें फिर कहां बातचीत का दौर रह जाता है? इसमें क्या रुख रहेगा फिर आगे सरकार का? और अगर राजनीति करने के लिए कोई इस तरीके से इन लोगों को जरिया बना रहा तो उनका जवाब तो उनको मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसान मत कहिए। किसान कहने से ही इन लोगों को बहुत सारा परिश्रय मिलता है। किसान तो 17 लाख हैं प्रदेश में, और इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की संख्या कितनी मामूली है वो आप सबको मालूम है। ये किसान संगठन कोई हो सकता है, कुछ समाज के ऐसे तत्व हो सकते हैं जो ऐसे सारे मामले में जुड़ते हैं जिनको कई बार किसानों के संगठन भी नकारते हैं कि हमारे नहीं हैं, और ऐसे सब लोग आकर इस ऐसे समय पर करते हैं। ये जवाबदारी उन संगठनों की है जिन संगठनों ने इसका आह्वान किया है, किसान का विषय नहीं है। ये जवाबदारी उनकी है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। ये अगर गलत हुआ है तो ये जिम्मेवारी उनकी है जिन्होंने इसका आह्वान किया था, जिन्होंने इसका निर्णय लिया था। संपूर्ण किसान वर्ग तो 17 लाख है प्रदेश में मेरे में।
ये गिने चुने लोग आकर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और धनखड़ साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। तो इस प्रदेश का पकड़ के और इस प्रदेश में इस पार्टी का जिम्मा तो आपको है ही, साथ में आपकी पार्टी जो कि पूरे देश की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वहां पर भी ये सवाल कई जगहों से उठाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है तर्क के तौर पर कि देखिए बंगाल का आपने नतीजा देख लिया, भविष्य में और देख लेंगे आप जब चुनाव आएगा। लेकिन फिर सवाल वहीं आता है कि जब चुनाव आएगा तो जनता तय करेगी, किसान अगर हैं तो वो तय करेंगे, वहां पर ये हिंसा क्यों है? हिंसा की स्थिति में अगर इस तरीके से अगर हम फिर से ये सोचते रहें कि नहीं क्या करना चाहिए, तो इनका रवैया बढ़ता चला जाएगा। उस असल इंसान की जो समस्या है, जो उसकी मांग है, जो सरकार पूरी कर सकती है, वो दब के रह जाएगी। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। वैसे तो मैं ये भी कहूँगा, इसको देखने के बहुत नज़रिए हो सकते हैं। हम 3 से 77 सीट पर पहुँचे हैं और यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें से 23 संगठन वामपंथी हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं। वहाँ बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के 0 होने की, किसी दूसरे के जीत की, वो अपने आप को नहीं देख रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसक स्थितियां वहाँ पर बढ़ी हैं वो पूरे देश के लिए चिंताजनक हैं, क्योंकि लोकतंत्र जो है बातों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। लोकतंत्र जो है वो हिंसक नहीं होता कभी भी, और इस तरह की गतिविधियां, हिंसा की गतिविधियां लोकतंत्र के ऊपर मैं कहूँगा कि कलंक है, धब्बा है। सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, देश की समस्त संस्थाएं इस बात पर चिंतित हैं। लोकतंत्र में अपनी जिम्मेवारियों के साथ जो पार्टी जीत जाती है वो सबकी पार्टी होती है, सरकार सबकी होती है। अगर जीतने के बाद भी कोई पार्टी पक्ष मान के चलती है तो इसका मतलब यह है कि जिस बड़े मन के साथ उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। और यही सबके लिए चिंता का विषय है कि इस समय तृणमूल की अगर सरकार बनी है तो उसने संपूर्ण बंगाल की सरकार बनी है और उस प्रकार का दायित्व बोध के साथ, उस प्रकार की गरिमा के साथ, उस प्रकार की जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए। चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति चुनावी माहौल का याद नहीं रखता है, बल्कि गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देकर जो है आगे चला करते हैं। मैं छोटे छोटे स्थानों पर भी, सरपंची के चुनाव में भी व्यक्ति हारने के बाद बधाई दे के चला जाता है। विधायक भी कर जीतता है और हारता है तो दूसरे को गले मिल के बधाई देता है कि अब तुम्हारा समय आया, तुमको बधाई हो। तो एक सहज, एक मैच्योर लोकतंत्र की तरह से बहुत लंबे समय से भारत ने किया है। इस प्रकार का इस समय का वातावरण निश्चित रूप से चिंता उत्पन्न कर रहा है, अतुल जी, जैसा आपने कहा। एक और बहुत संक्षेप में सवाल चाहूंगा सर। प्रधानमंत्री ने फिर से एक किस्त और जारी की, तमाम किसानों को इसका लाभ मिला। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर या उस पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने के तौर पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? और उन किसानों का, वो जो किसान है जो कि लाभान्वित होते हैं, उनका क्या रुख होता है? वो क्यों इसको ऐसे देखते हैं जो ये किसान या आंदोलनकारी या किसी विचारधारा से जुड़े लोग उनके नाम पर कर रहे हैं? देखिए अतुल जी, कुछ बातें मैं आपसे इस मुद्दे पर जो आपने सवाल किया कहना चाहूँगा। स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस ने बनाया। आज कांग्रेस सीटू चला रही है, चिल्ला रही है। A2+FL किसने दिया? बीजेपी ने दिया। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? क्यों 6 साल रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे? अगर आप बात करेंगे फसल बीमा की तो किस सरकार ने दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया, बीजेपी की सरकार ने दिया। फसल बीमा से किसानों को संरक्षित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने किया। हमने हरियाणा में हर एक अनाज की खरीद शुरू की, एक एक दाना खरीदने का काम शुरू किया। कांग्रेस के ज़माने पर नहीं होता था। हमारे पड़ोस में पंजाब सरकार है, 320 रुपये गन्ने का भाव देती है, हम 350 देते हैं। ये किसान जत्थेबंदियाँ वहाँ क्यों नहीं बोलती? 30 रुपये प्रति क्विंटल किसान का नुकसान हो रहा है, 12,000 रुपये एकड़ का नुकसान हो रहा है। अभी बाजरा खरीदा गया पिछली फसल पर, हमने 2150 खरीदा, 1150 बिका राजस्थान में। 1,000 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान था, 10,000 रुपये प्रति एकड़ नुकसान था। 1 करोड़ एकड़ में बाजरा होता है राजस्थान में, 10,000 करोड़ का राजस्थान के किसान का नुकसान हो गया। एक भी किसान नेता बोलता है? ये कैसी किसान नेतागिरी है भाई? ये कैसा किसान संगठन है? कैसा आंदोलन है? जब कानून स्थगित हो गए हैं तो काहे को धरना करा के किसानों को शहीद बना रहे हैं? काहे के लिए धरना चला रहे हैं? क्या इतना भी कंट्रीब्यूशन है इनका किसानों की भलाई में? इतना सा भी कंट्रीब्यूशन, 1 सेंटीमीटर का कंट्रीब्यूशन किसानों की भलाई में इन किसान जत्थेबंदियों के तहत नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने A2+FL दिया।
बीमा दिया, हमने 6,000 से 12,000 मुआवजा किया, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, केवल और केवल नारेबाजी करके चले हुए हैं, पॉलिटिकल एजिटेशन है केवल और केवल, कोई कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है। ये ना राजस्थान में कुछ बाजरे का भाव दिला पाए, ना गन्ने का भाव दिला पाए, ये पंजाब में ना 8,000 वहाँ मुआवजा है, हम यहाँ 12 दे रहे, ना वो करा पाए। ये केवल और केवल स्लोगनबाजी के किसान नेता हैं। इनका किसानों के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन हो तो जरूर मीडिया में दिखाइए कि किसान भाइयों का इन संगठनों ने ये भला कराया। इन्होंने केवल और केवल आंदोलन चलाकर किसान भाइयों को शहीद कराया और कुछ नहीं कराया। चलिए, बहुत शुक्रिया ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ थे, जो कि खुद एक कृषि मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो कुछ हिसाब में हुआ या फिर जो कुछ इस आंदोलन के नाम पर हो रहा, वहां पर महज ये राजनीति दिखाई देती है। और अगर किसान को अगर वहां पर हम आगे देखें तो उस किसान का इससे कोई लाभ नहीं है। जो बात हो सकती थी, जो बात हुई है, या भविष्य में कोर्ट के जरिए कोई बात होगी तो वो होती रहेगी। लेकिन अगर राजनीति करना है तो उन्होंने खुली चुनौती दी है कि वो किसान नेता भी जाकर राजनीति कर ले, सक्रिय राजनीति में आ जाए। सरकार ने अगर सही किया होगा, वो चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की, तो जनता उसका उनको हिसाब देगी। अगर नहीं किया होगा तो भी हिसाब करेगी। लेकिन इस तरीके से किसानों को या जवानों को आमने सामने आने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कम से कम कोरोना काल में इस अस्पताल को या ऐसे किसी भी अस्पताल को कोई भी टारगेट ना करे। हो सकता है कल वहां खुद को जाने की नौबत आए और फिर एहसास हो कि हमने नुकसान कितना बड़ा किया है। नमस्कार।